नमस्कार, न्यूज असम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर उसकी सब कैटेगरी बना सकते हैं स्टेट, ये व्यवस्था दी है। इसका मतलब क्या है? सामान्य तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे उसमें बहुत कंफ्यूजिंग चीजें आ रही हैं। मसलन कि बहुत सारी जगह ये डिबेट्स चल रही हैं कि इसको राज्य बनाएंगे, राज्य करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, राज्य करने के लिए बाध्य हैं या नहीं है, ये फैसला है या ये है, ये शक्ति दी गई है। असल में ये है क्या? और कई जगह आपत्ति आ रही है कि राज्य तो करेगा तो भी इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि राज्य तो राज्याधीन नौकरियों के लिए कर सकता है, राज्याधीन शैक्षणिक संस्थानों के लिए कर सकता है, राज्याधीन पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों के लिए कर सकता है। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, जिसे केंद्रीय है, केंद्रीय विद्यालय है, केंद्र की नौकरियां हैं, उनके लिए क्या होगा? केंद्रीय चुनाव में उनके लिए क्या होगा? कंफ्यूजिंग चीज है। इसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या था। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, और साथ में कांग्रेस के स्टेट उत्तराखंड के, और हरीश रावत सरकार के स्पोक्समैन भी थे, हमसे जुड़ने वाले हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आखिर जो अभी तक बात बाहर निकल कर आई है वो क्या समझा है, हमको क्या समझा सकते हैं। शांति भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। विभिन्न तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हो रही हैं, कहीं अधिवक्ता भी बैठ रहे हैं, कहीं एक्सपर्ट भी बैठ रहे हैं संवैधानिक, और कहीं वरिष्ठ पत्रकार भी बैठ रहे हैं। पहला सवाल, मेरा भी शंका यह है कि जो ये लिखा गया है कि स्टेट्स कैन डू, राज्यों को शक्ति है कि अब वो वर्गीकरण कर सकते हैं एससी एसटी समाज में, क्रीमी लेयर का, या कौन आगे बढ़ गया कौन पीछे छूट गया। तो ये जो स्टेट है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर स्टेट राज्य करता है, जिसे हिंदी में राज्य कहते हैं, आपकी कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? क्योंकि अगर राज्य करता है तो राज्य तो के पास अपने सीमित संसाधन है, और राज्य करेगा तो राज्याधीन नौकरियों के लिए करेगा, राज्याधीन विश्वविद्यालयों और स्कूलों के लिए करेगा, राज्याधीन पंचायती राज व्यवस्था के लिए करेगा। तो ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें स्टेट का मतलब है क्या? जी नमस्कार राजीव जी, आप आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा कर रहे हैं और इस परिचर्चा में जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद निशा न्यूज का, आपका और आपके संस्थापक महोदया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने आज उठाया, आरक्षण वाला। और अभी 1 तारीख को देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 7 सदस्यीय पीठ ने, जो हमारे न्यायमूर्ति थे, उन्होंने अपना फैसला दिया। ये हमारे चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में ये बड़ी बेंच थी 7 जजों की, और इस बेंच ने 20 साल पुराना जो ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश वाला केस था 2014 का, उस केस को पलट दिया है। ये सुनवाई चल रही थी पंजाब राज्य के केस में, जबकि बहुत सारी याचिकाएं, लगभग 2 दर्जन याचिकाएं पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, क्योंकि ईवी चन्नैया के मामले में जब 5 जजों की बेंच ने ये कहा था कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, एसटी एसटी एक समान समूह है या वर्ग है, और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इस फैसले को इस 7 सदस्यीय बड़ी बेंच ने पलट दिया है। इसमें जो प्रमुख रूप से बेंच ने कहा है वो ये कहा है कि संविधान की जो ये हमारी 7 सदस्यीय पीठ है, इन्होंने जो फैसला दिया, एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को एक तरह से कहा है। उपवर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्र करने की जरूरत है। आरक्षण नीति के पुनर्विलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर भी कोर्ट का बल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से उपवर्गीकरण की अनुमति माननीय न्यायालय ने दे दी है। लेकिन अब आपने इसमें राज्य शब्द को स्ट्रेस अब मैंने कहा दी किसको है, क्योंकि उसमें जो स्टेट कहा जा रहा है उसको परिभाषित राज्य के रूप में किया जा रहा है। क्या राज्य को दी है या केंद्र को भी दी है? एक्चुअल में मेन रूप से जब हम संवैधानिक रूप से किसी बात की परिचर्चा करते हैं तो उसमें राज्य का मतलब सरकार से होता है। यहाँ राज्यों कहा है तो यहाँ सरकारों से मतलब, इसमें सभी तरह की सरकारें हैं। यहाँ राज्यों से मतलब सरकारों से है। जब भी संवैधानिक रूप से कोई बात आती है उसमें राज्य का उल्लेख होता है तो वो सरकार का होता है। पुराने केसेस देखेंगे, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, राज्य बनाम मेनका गांधी का केस देखेंगे, या राज्य बनाम राजनारायण इंदिरा जी का केस देखेंगे, या और भी बहुत सारे लीडिंग केस हुए हैं, उनको देखेंगे
तो उसमें राज्य का मतलब सरकार से है, सरकार से है, मैं फिर कह रहा हूं। और यहाँ राज्यों शब्द को जोड़ा है, तो इसका मतलब बहुत सारी सरकारों से, वो केंद्र की भी है, वो राज्य की भी है, यहाँ सरकारों का मतलब है। लेकिन अब आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ आपका सवाल अच्छा, एक किस्म से अच्छा, संवैधानिक इस सवाल बीच है। इस बीच मुझे जब जरा मेरा केंद्र और कंफ्यूजन जरा राज्य क्लियर कीजिए। केंद्र और राज्य किसी पर भट्ट साहब, प्रभुत्व करेंगे। भट्ट साहब, जी, जरा आगे बढ़ने से पहले मेरा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। जो आपने कहा स्टेट वर्सेस मुकदमे होते हैं, तो स्टेट जी, वर्सेस में स्टेट आते हैं, या जब भारत सरकार की तरफ से मुकदमे होते हैं या भारत सरकार के अगेंस्ट होते हैं तो यूनियन आता है वहां शब्द, यूनियन वर्सेस राम सिंह। बिल्कुल यूनियन आता तो यहां यहां तो जो प्रयोग हुआ है शब्द, वहां है। जी, राज्यों का हुआ है, यूनियन नहीं हुआ, संघ। राज्य और संघ करेंगे, क्योंकि संघ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, भारत तो राज्यों का संघ है। आपने सही कहा है। जब भी कोई मुकदमे होते हैं, उसमें कई मुकदमों में स्टेट भी पार्टी होती है और सेंटर भी पार्टी होती है। तो वहां लिखा जाता है उत्तराखंड सरकार, पंजाब सरकार, सो एंड सो सरकार। लेकिन जब भारत सरकार लिखा जाता है, तो भारत सरकार व अन्य, भारत बनाम भारत सरकार व अन्य, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ भारत सरकार शब्द नहीं लिखा है, राज्यों लिखा है। तो इसमें सभी आ गए, राज्यों से मतलब सरकारें आ गई। यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य सरकारों से है। मतलब केंद्र सरकार भी स्वतः आ गया, ये समझे हम। निश्चित रूप से, क्योंकि ठीक। अब आप लगा दीजिए, इसमें बहुत सारे संवैधानिक पहलू होंगे। आर्टिकल 15, 4, 16, इन सब पर भी जब गहनता से विचार होगा, इन्हीं के आलोक में तो आगे बढ़ेंगे। जो हमारे 12 से 35 तक के जो हमारे मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उन्हीं को देखकर तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको नहीं हिलाएंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 15, 4 और 16 की जो बात है, उसी को लेकर तो चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, आगे बढ़ेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारगर्भित रूप से अगर इस निर्णय को दिया है, तो इन्हीं दोनों आर्टिकलों को मजबूत करते हुए दिया है। इन आर्टिकलों को छेड़ा नहीं गया है, बल्कि इनकी रक्षा की गई है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, अच्छा, आप दूसरी चीज बताइएगा, क्योंकि जब जी, देश में डिबेट्स हो रही हैं और उन डिबेट्सों के आधार पर आम जन मंतव्य बना रहे हैं, उन डिबेट्स के आधार पर एससी समाज भी एनालाइज कर रहा है कि ये उसके लिए हितकारी है या अहितकारी है। आंदोलन की रूपरेखा भी तैयारी हो रही है। आगामी 21 तारीख को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर रणनीति बन रही है कि क्या भारत बंद किया जाए ना किया जाए, एससी समाज के संगठनों में इसके खिलाफ। देखिए मैं तो थोड़ा यह सा समझना बेहद जरूरी है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये आदेश है, इसमें टाइम बाउंडिंग है कि इसका परिपालन करना होगा राज्य को और भारत सरकार को, या इसके लिए वो स्वतंत्र अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सदन इस्तेमाल कर सकता है, सरकार कर सकती है कि वो टाइम बाउंडेड भी नहीं है, ये कल से इंप्लीमेंट होगा या क्या होगा। थोड़ा सा आप बेहतर समझ पाए होंगे, जो जो आप समझाएंगे शायद टेक्निकलिटीज में पत्रकारों से बेहतर आप बता पाएंगे। देखिए राजीव जी, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, और जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। वो अलग बात है कि उस पर हम न्यायिक रूप से क्या कहना चाहेंगे, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लोगों ने निर्णय को लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, इसलिए अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। उसको पूरे ऑर्डर को पढ़ने दीजिए। बहुत लगभग वो ऑर्डर 565 पेज का ऑर्डर है, और सारे समाज के लोग, अलग-अलग लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जो कानूनी भाषा है, लोगों को समझने में समस्या होती है। लोग उसको समझ रहे हैं, इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि बहुत जल्दी से इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया करना जिसमें समाज उद्वेलित हो जाए, ये ठीक बात नहीं है। अभी इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। जैसे ही जजमेंट को ठीक से समझ जाएँगे, फिर जो हमारे समाज के, चाहे वो राजनीतिक समूह हैं या अन्य जो स्टेक होल्डर हैं, जब वो अपनी बात कहेंगे, वो सामने आ जाएगी। थोड़ा-सा मैं पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूँगा राजीव भाई। एक्चुअली हमारा देश भारत सरकार अधिनियम 1919 से पहले के दौरान जब था, आज़ादी से पहले, जब हमारा संविधान नहीं बना था, उससे पहले 1882 के काल में मैं आपको ले जा रहा हूँ, जब हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। तब महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण की मांग की थी। और फिर 1991, 1901, 1908, 1919 भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्राविधान किया गया था। और तब 1935 में भारत सरकार अधिनियम में
जब पूना समझौता हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए थे और 1942 में बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दलित उत्थान के लिए अलग से एक संघ की स्थापना की थी और ये लगातार सन दर सन ये बातें आगे बढ़ गई। 1956 में जब काका कालेकर की रिपोर्ट आई, फिर 1979 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ, फिर जब 1918 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, वो सब घटनाक्रम फिर आपको याद है किस तरह इंदिरा साहनी का मामला आया, 77वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 16(4)A जोड़ा गया और फिर 85वां संविधान संशोधन आया जो अनवरत रूप से आगे रहा। ये सारे इस पर एक नहीं, एम नागराज का बहुत लीडिंग केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ कहा, बाद में उन केसों को पलट दिया गया। तो ये वर्तमान का लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जो उपवर्गीयकरण की बात करता है और जो क्रिमिलियर सिस्टम है जिसको हम हिंदी में मलाईदार परत कहते हैं, उसको हटाने की बात कही एक तरह से। तो उस पर अभी विचार हो, उस पर लोग अभी ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। फिर अपनी इसको जरा भट्ट साहब इसको जरा फिर से बताइएगा। जब इसमें कहा गया कि राज्य, चाहे आपने राज्यों कहा, राज्य कर सकते हैं, स्टेट्स कैन डू, अब आपने कहा उसी में केंद्र भी आता है, सरकारें, केंद्र की भी सरकार है, सरकारें कर सकती है। कर सकने में तो सरकार की अपनी मर्जी मिल गई, तो लोग अगर भयभीत है कि यह हो गया, तो क्या यह हो गया है या कर सकते हैं? मतलब स्टेट कैन डू और चाहे तो ना करें। देखिए राजीव जी, भारत की क्या समझे? भारत की केंद्र की सरकार अभी उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य इसमें वृद्धि के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। राजस्थान राज्य ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है और इसमें भी अगड़ी जातियों के लिए 14% का प्रस्ताव रखा है। ऐसे महाराष्ट्र राज्य का अलग मैटर है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमियां वो अपने हिसाब से आरक्षण को पेश कर रही हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज का हिसाब है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो राज्यों से मतलब यहाँ सरकारों से है। मैं फिर कह रहा हूं, उसमें केंद्र की सरकार भी है और स्टेट की गवर्नमेंट भी है। तो जब ऐसा कभी मामला आता है और ये संवैधानिक व्यवस्था भी है कि जब एक ही विषय पर राज्य और केंद्र कानून बनाते हैं तो वो अम्ब्रेला लॉ केंद्र का चलता है। वो केंद्र का जो लॉ होगा वही अम्ब्रेला लॉ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अनुसूचियां बटी हुई है, राज्य विषय है, संघ विषय है और समवर्ती विषय है। अलग अलग में अलग अलग विषय दिए हुए हैं। तो कई विषय ऐसे हैं जिसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। लेकिन जब एक ही विषय पर राज्य और केंद्र कानून बनाते हैं तो उसमें जो अम्ब्रेला लॉ होता है, जो बड़ा कानून होता है, जो केंद्र का कानून होता है, वही अम्ब्रेला लॉ कहा जाता है और वही प्रैक्टिस में आता है। जी, अभी जो मोटे तौर पर चीजें देखने में आई, पंजाब ने 1975 में इसका वर्गीकरण किया था। उन्होंने उस समय 2 जातियों में टोटल एससी समुदाय को बांट दिया था। एक में उन्होंने वाल्मीकि और मजहबी सिखों को रखा और शेष जितने एससी हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रख दिया। 2 वर्ग हो गए और ये क्वेश्चन हो गया हाई कोर्ट से। उसके बाद ये फिर 2006 में कानून बनाया, 2010 में फिर हाई कोर्ट से क्वेश्चन हो गया। पंजाब ने इनिशिएट लिया था और बिहार ने मोटे तौर पर इनिशिएट किया था जब उन्होंने दलित की बात करी थी नीतीश कुमार जी ने, वो भी क्वेश्चन हो गया था हाई कोर्ट से। 2 राज्य, 2 स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस पहल को किया था, अन्य राज्यों ने इस विषय पर कुछ नहीं किया है। तो अभी वर्तमान में पंजाब की जो नई सरकार है वो इसको चाहती है, नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार एज इट इज चेयर पर हैं और केंद्र में अब तक इसको लेकर कोई बात नहीं भी है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था, इसलिए समझना चाह रहा था कि जो दलित समुदाय इसको लेकर चिंतन कर रहा है कि क्या होगा, कल भविष्य क्या होगा, क्या राज्य या केंद्र बाध्य है ये करने के लिए, सब कैटेगराइज करने के लिए, या अभी बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ शक्ति दिए कर सकते हैं? क्योंकि पहले कोर्ट ने बैन लगाया था, इसीलिए उस बैन को हटा दिया, क्योंकि जब बार बार क्वेश्चन किया था और एक बार उड़ीसा वाले मामले पर भी संविधान पीठ बैठी थी 4 या 5 जजों की, तो क्या उसको हटा दिया गया कि अब कोई बैन नहीं है, राज्य चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो ना करें? देखिए राजीव जी, आपने पंजाब सरकार की अभी बात की, तो ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये बड़ी बेंच का ऑर्डर आया है, ये पंजाब सरकार की का ही जो केस था उसी की जो हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, उसी पर हियरिंग चल रही थी और उसके साथ जो और भी याचिकाएं थी, लगभग 2 दर्जन याचिकाएं, उन सब पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और जो आप कह रहे हैं कि ये तो पहले से हमारे संविधान में व्यवस्था है, अनुच्छेद 15(4) आप देखेंगे और 16(4) देखेंगे
तो उसमें जो शक्तियां मिली हुई है उसमें अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन वो तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए। ये तो इन दोनों अनुच्छेद में ऑलरेडी मेंशन है ये बात, तो इसलिए इसमें तो किसी को वो होना नहीं चाहिए, ये उसमें मेंशन है। और अनुच्छेद 341 और 342 में भी ये बात लगभग है। तो ये चीजें तो पहले से है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात है, क्योंकि अनुच्छेद 15(4) हमको धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान पर जो हमको स्वतंत्रता है उस पर विभेद नहीं कर सकता है, और 16 हमको जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें अवसर की समानता देता है। इसी में वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब इस पर सब लोग, मैं इस पर राजनीतिक रूप से कोई अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, और जब सब लोगों की बातें सामने आ जाएंगी, बहुत सारे विद्वान हैं हमारे देश में, उनकी जब बातें सामने आ जाएंगी, वो पढ़ेंगे, तब फिर हम इस पर कोई फाइनल कमेंट दे पाएंगे। अभी तो मैं अच्छा, एज ए एडवोकेट आपसे बात कर। अभी तो ये शंकाएं भी उठ रही हैं कि इंपेरिकल डाटा इसका है नहीं, और डाटाबेस किसी राज्य में या केंद्रीय स्तर पर हुआ नहीं कि किस तरह से, चाहे वो ठेकेदारी में हो, दुकान, मकान, फैक्ट्री, उद्योग के लेवल पर हो, या नौकरियों के लेवल पर हो, या राजनीतिक आरक्षण के लेवल पर हो, कोई इंपेरिकल डाटा न स्टेट्स के पास है न केंद्र के पास है कि कितने % की ग्रोथ हो गई है, कौन विकसित हो गए हैं। एक और शंकाएं आ रही हैं, क्योंकि जो प्रचलित जातियां हैं, प्रचलित जात जिनका इस्तेमाल करता है समाज भी, और जो जाति में जो आरक्षण है, उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें जात कुछ और होती है, क्योंकि वो जात तो वो है जो भारत के गठन से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, जो उसके वंश की जो है वंशावली में दर्ज रही होगी रिकॉर्ड्स में, और अप्रचलित जातियां कुछ और हैं बोली की। तो आरक्षण या जाति का निर्धारण उससे हो रहा है, तो ऐसे में भी एक तकलीफ आएगी। और जो यदि क्रीमी लेयर की बात हो रही है, जो 8 लाख का स्लैब है, तो 8 लाख के स्लैब में भी कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सफाई कर्मी भी जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं, वो भी 8 लाख की स्लैब के कारण, क्रीमी लेयर वाले से के कारण इन तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे उनके बच्चे। तो क्या कई लोगों को, पूर्व IAS अधिकारियों को, रिटायर्ड लोगों को, अधिवक्ताओं को ये शंका है कि ये इसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें आएंगी। आपको क्या लगता है, इंप्लीमेंट करना आसान है? यदि कोई राज्य चाहेगा भी या भारत सरकार चाहेगी भी, तो इतना आसान है? देखिए राजीव जी, अभी तक जो 27% की जो मैंने बात की थी कि भारत की सरकार वो शिक्षण संस्थाओं में दे रही है, और आप उसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो एसटी का 45.8% ग्रामीण में है और 35.6% शहर में। वैसे ही एससी का 35.9% ग्रामीण में है और 38.3% शहर में है। ओबीसी का 27% ग्रामीण में है और 29.5% शहर में है। मुस्लिम अपर कास्ट का 26.8% और 34.2%। हिंदू अपर कास्ट का ग्रामीण में 11.7% और शहर में 9.9% है। ऐसे क्रिश्चियन अपर कास्ट का ग्रामीण में 9.6% है और शहर में 5.4% है। अपर कास्ट जो सिख हैं उनका ग्रामीण में 0% है और शहर में 4.9% है। अदर जो अपर कास्ट है उनका 16% ग्रामीण में है और शहर में 2% है। इस प्रकार ऑल ग्रुप्स को अगर आप देखेंगे तो 27% ग्रामीण में है और 23.4% शहर में है। ये जो 27% का है वो इस तरह से निकल कर रहा है। अब इसमें वर्गीकरण की बात हो रही है, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मैं जो समझ पाया हूं सुप्रीम कोर्ट का जो मंतव्य है, हमारी विद्वान सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये बात कही होगी क्योंकि सपोज मेरी फैटर्निटी का कोई वकील जज बन गया और उसके बच्चे दिल्ली जैसे शहर में हैं, उसको एक बार लाभ मिल चुका है, तो और उसी के मेरी ही जो बिरादरी के लोग हैं वो गांव में अभी वो बहुत जी जी लेयर से बहुत नीचे काम कर रहे हैं, बहुत गरीब हैं, वो ढोल दमाऊ बजा रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं दिया जाना चाहिए या उनको उनसे ज्यादा लाभ दिया जाना चाहिए और उनको लाभ से वंचित कर दिया जाना चाहिए? इस तरह की अभी पर चर्चा होगी और बहुत सारे समूह इस पर बात कर रहे हैं। इसलिए मैं भी राजनीतिक रूप से तो फाइनल कमेंट उसके बाद ही कर पाऊंगा। राजनीतिक रूप से मैं लूंगा। आप उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल स्पोक्समैन भी रहे हैं कांग्रेस सरकार के और वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं, पर मैं अधिवक्ता के नाते, संवैधानिक एक्सपर्ट्स के नाते आपसे बात कर रहा हूं। और क्योंकि काफी चीजें आपने बताई, एक अंतिम विषय और है जिसको लेकर समझना जरूरी है। ये प्रावधान भी है कि जब पॉलिसी डिसीजन आप करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, क्योंकि विधान बनाने की शक्ति तो विधान बनाने की इकाई विधानसभा
लोकसभा के पास है, संसद में या राज्यों में विधानसभा विधान परिषद के पास है। कानून कोर्ट तो विधान को परिभाषित कर उसको इंप्लीमेंट यदि नहीं हो रहा है तो उसकी उसमें तहत निहित सजाओं को देने का या उसे इंप्लीमेंट करने का उसके पास शक्तियां हैं। अब यहां ये कुछ संविधान विशेषज्ञों का कहना है, क्योंकि SC ST में यदि पॉलिसी मेकिंग आप करते हैं, उनको लगता है ये पॉलिसी मेकिंग भी है, तो फिर आपको नेशनल कमीशन फॉर SC ST में जाना पड़ेगा, उनकी सहमति बहुत जरूरी है। क्या ये अड़ंगा लग सकता है? कुछ लोगों को लगता है, संविधान विशेषज्ञों को, कि ये एक अड़ंगा हो सकता है। आप जो भी बतला रहे थे कि ये पहले से ही वर्णित है, ये शक्तियां संविधान में शक्तियां पहले से दी गई हैं, सिर्फ जो पंजाब या अन्य राज्यों को रोका गया था, एक तरह से उनका जो बैरियर था वो हट गया है, जो मेरे समझ में आया। इसको अंत में समझा दीजिए बस। राजीव जी, सूची में किसी विषय को जोड़ना और किसी विषय को हटाना ये संसद का काम है, और अंततः तो राष्ट्रपति महोदय इसको करेंगी। ये एक बड़ी बात है, जो कानूनी बात है। इसलिए आपकी शंका कुछ मुझे ठीक लगती है, क्योंकि सूची में परिवर्तन करना, जोड़ना ये संसद का विषय है, और जब संसद में ये बात आएगी तो फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय की जब मोहर लग जाएगी तभी ये फाइनल। नहीं, जो बात उठाई जा रही है नेशनल राष्ट्रपति की, तो उचित बात है, तो जाएगा ही कानून बनने से पहले, और उसके बाद ही कानून बन पाएगा राष्ट्रपति जी की मोहर के बाद और राज्यों में राज्यपालों की मोहर के बाद। लेकिन ये जो बात नेशनल कमीशन, SC कमीशन जो नेशनल है, उससे भी पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी डिसीजन में कोई बदलाव होता है तो उसकी सहमति भी जरूरी है इंप्लीमेंट करने से पहले। क्या ये एक पेंच है? देखिए, तो ये तो सामान्य सी बात है। जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो उन बातों से प्रभावित होते हैं या जिनको उनका लाभ मिल रहा है, उनको तो पूछा ही जाना चाहिए, उनसे बात तो होनी चाहिए। और ये तो जब संसद में बात आएगी तो फिर ये बात अलग-अलग जो स्टेक होल्डर के प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात कहेंगे, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं वो उस पर डिबेट करेंगे, वो तो निश्चित रूप से डिबेट करेंगे। अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ये फैसला तो आ चुका है, तो सबको चलिए, आपने समय दिया भट्ट साहब। आज तो हमने वरिष्ठ अधिवक्ता आपसे बात करी। अगली बार जब इम्प्लीमेंटेशन के दौर पर यह आएगा तो प्रवक्ता भी आपसे आपकी राय जानेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।